टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है और बाबू आपके साथ निशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर बता दें आपको, जहां सभी मंत्रियों की आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बैठक बुलाई है। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद ये बैठक बुलाई गई है। सभी मंत्रियों को आज लखनऊ में रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ बता दें, आज 11 बजे लोक भवन में ये बड़ी बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। आज 11 बजे लोक भवन में ये बैठक होगी। सभी मंत्रियों को इस बैठक में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राजधानी लखनऊ से लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक बुलाई गई है और इसकी अध्यक्षता करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए लाइव जुड़ गए हमारे संवाददाता अनूप। देखा जाए तो पहली बार अब लोकसभा चुनाव के बाद ये कैबिनेट बैठक बुलाई गई है और ये कैबिनेट बैठक भी उस समय हो रही है जब भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में खासकर उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा है। तो क्या लगता है आज बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? जनहित के मुद्दों पर तो बातचीत होगी ही, लेकिन इसके अलावा क्या लगता है, क्या बातचीत हो सकती है मंत्रियों के साथ? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के जो लोकसभा के आंकड़े जो परिणाम आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो चौंकाने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में उसका बेहतर परफॉर्मेंस रहा है, इस बार चौंकाने वाले जो परिणाम आए हैं उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम को दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली में कल बैठक हुई। उसके बाद आज उत्तर प्रदेश के सभी मंत्रियों के साथ आज मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में बैठक 11 बजे से शुरू हो जाएगी। तमाम मंत्रियों का आना भी शुरू हो चुका है। तमाम मंत्री लोक भवन पहुंच रहे हैं और सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि जो लोकसभा में परिणाम आए हैं उसको लेकर सरकार काफी चिंतित है, संगठन भी काफी चिंतित है। क्योंकि इस लोकसभा के चुनाव में तमाम ऐसे मंत्री हैं वर्तमान में जो अपनी विधानसभा हार गए हैं। विधायकों को छोड़ दो, आप समझिए, तो निश्चित रूप से उनको मंथन करने की जरूरत है। आगामी 2027 में अब विधानसभा का चुनाव होने वाला उत्तर प्रदेश में, उसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या वो तमाम जो मंत्री हैं जो अपनी विधानसभा हार गए हैं उनको परफॉर्मेंस किस तरीके से क्षेत्र में करना होगा, उनकी लोकप्रियता खत्म हो रही है तो उनको जनता के पास किस तरीके से मेहनत करके उनकी सेवा करनी होगी। क्योंकि अब दावे जो खोखले हैं, जो दावे जो किताबी थे, वो हकीकत में उतारना पड़ेगा और जनता के बीच में जाना पड़ेगा। इसी वजह से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बैठक बुलाई है। आप देखिए कि जिस समय चुनाव परिणाम आए थे उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे दिन ही उस सभी विभागों के प्रमुख सचिवों को बुलाकर बैठक की। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के हर जिले में, हर जो लोकसभा या विधानसभा समझिए, वहां पर दौरे भी किए हैं, वहां की जमीनी हकीकत भी समझा है कि सरकार की योजनाएं हैं या फिर केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, धरातल पर उतारने की बात कही गई थी, हकीकत में क्या है। तो उसके बाद एक बैठक के बाद अब मंत्रियों की बारी है। आज तमाम जो उत्तर प्रदेश के मंत्रिपरिषद के मंत्री हैं उनके साथ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे और उनको दिशा निर्देश देंगे। बड़े बड़े मंत्री, सुप्रताप शाही की बात करें, वो अपनी विधानसभा हार गए हैं। ऐसे तमाम मंत्री हैं। जयवीर सिंह खुद लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, वहां से मैनपुरी से वो अपनी विधानसभा हार गए हैं। तो ऐसे तमाम मंत्रियों की संख्या ज्यादा है जो अपनी विधानसभा हार गए हैं, वो रेड जोन में चले गए हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दो टूक बात करेंगे, उनसे कामकाज का लेखा जोखा जरूर होगा। क्योंकि जिस तरीके से अपनी छवि को भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से उत्तर प्रदेश या पूरे देश में बना के रखा, वो उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता खत्म हो रही लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को कड़ी मेहनत की जरूरत है, विधायकों को कड़ी मेहनत की जरूरत है और जो मंत्री हैं वो अपने क्षेत्र में, उनको कड़ी मेहनत की जरूरत है। आज की बैठक काफी दिशा निर्देश वाली होगी और उनको क्षेत्र वाली होगी। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही दिशा निर्देश दिए थे कि सप्ताह में 5 दिन आपको क्षेत्र में रहना है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है इसी वजह से आज बैठक बुलाई गई है, इसमें तमाम दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल अनूप, जिस तरह से आपने कहा
बेहद महत्वपूर्ण है आज की बैठक विधानसभा, आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी, क्योंकि रणनीति बनानी जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी में आत्ममंथन जरूरी है। फिलहाल जुड़ने के लिए शुक्रिया। चलिए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, सीधे बताया राजधानी लखनऊ से, जहां न्याय पत्र के मुद्दों पर अब कांग्रेस रणनीति बनाती नजर आएगी। धन्यवाद यात्रा का विशेष अभियान भी चलाया जाएगा कांग्रेस द्वारा। आपको यह बताते चले 11 से 15 जून के बीच ये अभियान चलाया जाएगा। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने इसका फैसला लिया है। विधानसभा चुनाव के लिए अब कांग्रेस भी तैयारियों में जुटी नजर आ रही है। तो देखिए, अब लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं शांतिपूर्वक, और लोकसभा चुनाव के परिणाम भी सामने आ चुके हैं। हमने लोकसभा चुनाव के परिणामों में देखा कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में झटका लगा, तो वहीं इंडी गठबंधन यानी कि जो गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच था, इन्होंने मिलकर एक बड़ा आंकड़ा लिया, एक बड़ा आंकड़ा पाया यहां पर लोकसभा चुनाव के परिणामों में, जो कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा था। अब प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है। लोकसभा चुनाव के बाद सभी राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुटते नजर आ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कैबिनेट की बैठक बुलाई है, और वहीं कांग्रेस भी एड़ी चोटी का जोर लगाती नजर आ रही है। प्रदेश भर में धन्यवाद यात्रा निकाली जाएगी। 11 से 15 जून के बीच ये यात्रा निकाली जाएगी। एक अभियान के रूप में ये यात्रा निकलेगी। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने इसका फैसला लिया है। अब इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए संवाददाता टीएन मिश्रा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, अब कांग्रेस भी एड़ी चोटी का जोर लगाती नजर आ रही है। लोकसभा का चुनाव हो चुका है, अब विधानसभा आगे आ रहा है। इसके लिए पूरी मेहनत कांग्रेस भी करती हुई नजर आ रही है। धन्यवाद यात्रा निकाली जाएगी, और जो मैनिफेस्टो लॉन्च किया था लोकसभा चुनाव में, उसके मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी। सही है, कांग्रेस भी लगातार जो है इतना उत्साहित है कि जो चुनाव में उसको जीत मिली, अप्रत्याशित जीत थी। उम्मीद नहीं थी कितनी जीत मिलेगी, लेकिन इसको जीत जो मिली अप्रत्याशित है। तो इसको लेकर के कल जो है इस पर चर्चा हुई, और यहाँ पे पूरी बैठक हुई प्रदेश के अजय राय और जो है अविनाश पांडे का अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया 11 से 15 जून तक जो है धन्यवाद यात्रा निकालेंगे। सभी 403 क्षेत्रों में जाएंगे, और जितने विधानसभा क्षेत्र वहां जा सकते लोगों को धन्यवाद देंगे। वो क्षेत्र भी जहाँ जीती है कांग्रेस और जहाँ कांग्रेस हारी है। तो कांग्रेस का इंडिया गठबंधन, तो इंडिया गठबंधन पूरा जो है अभी से रणनीति बना रहा है कि 2027 के चुनाव में जीतने के लिए अभी से काम करना पड़ेगा। थ्योरी यही चलेगी जो अभी लागू की गई है लोकसभा में, और विधानसभा में यही गठबंधन काम करेगा। तो इन गठबंधन की शर्तों पर दिल्ली करके इंडिया गठबंधन पूरा प्रयास विचार करेगा। 403 विधानसभा सीटों में जा जाके लोगों को बताएंगे और अपनी नीतियों को जो सब चाहते हैं उनके, या जो न्याय पत्र की बात है, तो न्याय पत्र में जो बातें इन्होंने कही है, तो कल जो है अविनाश पांडे ने इनके राष्ट्रीय महासचिव ने कहा, जो कि प्रभारी है, कि हम जो है न्याय पत्र के मुद्दों को सरकार से लागू कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये न्याय पत्र कोई हमारा अपना नहीं, तो पब्लिक के हित के लिए है। तो जो न्याय पत्र हमने वादे किए, हम कोशिश संसद में मामले उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि गरीबों, महिलाओं और युवाओं को बेरोजगारी जो दूर हो और इनको बेहतर से बेहतर सुविधा मिल सके। उनका कहना तो सीधे कि मेरा काम नहीं, ये काम सरकार का है। अगर मेरी सरकार बनती तो मैं लागू करता, अब उनकी सरकार बनी है तो वो लागू करें और बेहतर से बेहतर काम करें, ताकि लोग जनता के बीच में जब जाएं तो जनता कम से कम समझ सके कि हमारे लिए काम हो रहा है। जी चलिए ठीक है मिश्रा जी, आप बने रहिए, कुछ और भी जानकारी मैं आपसे लूंगी। राजधानी लखनऊ से आ रही एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बता दें, समाजवादी पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक आज होने वाली है। सुबह 11:30 बजे सपा दफ्तर में ये बैठक होगी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। इसी के साथ बता दें, सपा के सभी सांसद डिंपल यादव भी आज इस बैठक में मौजूद रहने वाली है। जानकारी के लिए बता दें कि डिंपल यादव मैनपुरी सीट से सपा सांसद बन चुकी है, और आज सभी सांसदों की बड़ी बैठक होने वाली है। सपा कार्यालय यानी कि सपा दफ्तर में ही आज ये बैठक होगी। बता दें कि बीते दिन भी बैठक हुई थी समाजवादी पार्टी की, और भी ज्यादा चर्चा करेंगे। केएन मिश्रा हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, अब लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है, लगातार सभी राजनीतिक दलों की बैठकें जारी है। देख सकते हैं बीजेपी भी बैठकें कर रही है, कांग्रेस भी बैठकों का दौर जारी है। बीते दिन भी सपा कार्यालय में सपा की बड़ी बैठक हुई थी, और इसके बाद फिर से आज संसदीय दल की बैठक। क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं इस बैठक के? क्या लगता है किन मुद्दों पर आज चर्चा होगी, किस तरह से आगे की रणनीति पर बातचीत की जाएगी, चूंकि विधानसभा चुनाव भी अब नजदीक है उत्तर प्रदेश में? देखिए हर चीज़ है कि ये लगातार
कांग्रेस हो चाहे सपा हो, जी। के गठबंधन के जो इंडिया गठबंधन के दल हैं, वो अपनी अपनी समीक्षा भी कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ चुनाव में जो है हमारी खामियां रहीं और कहाँ कहाँ जीते। और इस संसदीय दल की बैठक में आज जितने के सांसद जीते हैं वो भी रहेंगे, डिम्पल यादव भी रहेंगे, चाहे परिवार के सारे जो है 5 सांसद हैं सपा परिवार के, तो वो सब मौजूद रहेंगे, साथ में जीते हुए सांसद रहेंगे। तो उनसे भी अगली रणनीति 2027 अखिलेश यादव का सारा निशाना 2027 के विधानसभा चुनाव पे है। उनका है जब उनकी सरकार नहीं बन पाई इंडिया गठबंधन में, तो अब इंडिया गठबंधन सरकार नहीं बनी, स्वाभाविक हम नेताओं के पास एक ही काम है कि 2027 के चुनाव की तैयारी करें और जनता के बीच में जाएं। तो एक तरफ जहां कांग्रेस अपना जो है वो धन्यवाद यात्रा निकालने जा रही है 11 से 15 तक, वहीं अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि वो भी जो है देर सवेर जो है लोगों से मिलकर, जो जीते हुए प्रत्याशी वो अपने इलाकों में जाएंगे और लोगों से मिलेंगे। और अखिलेश यादव ने क्लियर भी कहा कि जो जीते हैं वो अपने क्षेत्र में बने रहें और जो हारे हैं वो भी लगे रहें, क्योंकि अगले चुनाव में भी उनको चुनाव लड़ना है। तो वो हारे हुए प्रत्याशियों भी उन्होंने कहा कि वो भी अपने क्षेत्र में हैं। तो आज की बैठक में ये भी है कि आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा, किस तरह जो है भाजपा से जो है निपटे सपा, किस तरह इंडिया गठबंधन और बेहतर प्रदर्शन करे कि विधानसभा चुनाव में सरकार बना सके। तो इन मुद्दों को लेकर के सारी आज चर्चा होगी और सांसदों की राय भी जानी जाएगी, सांसद क्या चाहते हैं और कितना सरकार समर्थन कर रही है और किस तरह जो है सपा आगे आकर के अब लोकसभा में भी बहुमत हो, मतलब काफ़ी कुछ उनका बहुमत है, तो उस अपने बहुमत के आधार पे जो सेकंड नंबर की पार्टी बन गई है, तो अब ये कम से कम वहाँ जा करके जो है बात उठाएंगे और कोशिश है कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दों को लोकसभा में उठाएं कि ताकि लोगों की समस्याओं का निराकरण हो सके। जी साहब। जी बिल्कुल मिश्रा जी, लाजमी बात भी है कि बेहद उत्साहित है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही, चूंकि गठबंधन के तौर पर लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था, तो अप्रत्याशित जीत उत्तर प्रदेश के चुनाव में खासकर देखने को मिली। तो इसके बाद ये सोचना कि जिस तरह के परिणाम लोकसभा चुनाव में देखने को मिले, तो थोड़ी और मेहनत करके क्यों ना विधानसभा चुनाव भी जीत लिया जाए। तो लाजमी सी बात है रणनीति बनाना, बैठकों का दौर जारी रखना। देखिए सीधी बात है कि अगर उनके चुनाव लोकसभा में उत्साह मिला ही है कि पब्लिक ने जिस तरह समर्थन दिया, कुछ जगहों पे तो बहुत कम मतों से हार हुई है, तो अगर ये भी मान रहे हैं कि अगर कहीं बसपा अलग न होती तो यूपी की सिनेरियो और होता कि आज बहुमत भाजपा के बजाय जो है इंडिया गठबंधन पास होता। तो जो वोट कट गए हैं उनको वापस लाने के लिए पूरी कोशिश ये भी की जा रही है कि जो थोड़ी बहुत कहीं कमी रह गई है, जहां बहुत कम मार्जिन से 8,000 10,000 से हार हुई है, तो उन सीटों को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है कि वहां से जाएं। और जो अब तो कि लोकसभा चुनाव तो बहुत बड़े ब्रॉडर स्तर पर होता है, विधानसभा का क्षेत्र सीमित है, तो इसलिए नेताओं को अभी से लगाया गया है। कल जो है अयोध्या से जीते हुए सांसद से हम लोग बात हो रही थी, तो उन्होंने खुद कहा कि जो अयोध्या का हमारी जीत है वो जीत अप्रत्याशित जीत तो है ही है, साथ में लोगों के लिए धारणा बनाने की बात है कि अयोध्या का मामला जो है सिर्फ जो है भाजपा कह रही थी अयोध्या, लेकिन पब्लिक में वहाँ के मूड नहीं है। तो इन मुद्दों को लेकर के भी अब सपा जो है और इंडिया गठबंधन जाएगा और जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा कि लोग उसके समर्थन में रहें और अगली बार जो है प्रदेश में सरकार बना सके। जी साहब। जी बिल्कुल मिश्रा जी, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही बेहद उत्साहित है और दोनों ही दमखम अब और भी ज्यादा लगाते हुए नजर आएंगे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। फिलहाल शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा मेरे साथ करने के लिए। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लगातार रेलवे सुविधाओं को बेहतर करने में लगा हुआ है। वहीं अगर बात की जाए तो लगातार विजिलेंस टीम रेलवे की दलालों को दबोचने की कवायद कर रही है। इस क्रम में वाराणसी की जो टिकट काउंटर है उसकी क्या स्थिति है, हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौबे से जानेंगे। चलिए अब इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता धर्मेंद्र लाइव जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी और लगातार रेलवे की सुविधाएं वहां पर सुधर रही है, विस्तारीकरण हो रहा है। पूरे भारत में आज जिस तरह से वंदे भारत ट्रेनें दौड़ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखा रहे हैं, तो वहीं बिजनेस टीमें भी वहां पर पहुंच रही है और रेलवे सुविधाओं को दबोचने में लगी हुई है। ऐसे में टिकट काउंटर्स की जो स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। देखिए, फिलहाल में मैं इस समय वाराणसी के स्टेशन पे हूँ और ये टिकट काउंटर है, यहाँ अधिकारी बैठे हैं और इन्हीं से जानते हैं
क्या दिक्कतें आ रही थी, इस वजह से बिजनेस लगातार काफी खरीद कर रही है। यहाँ पे देखिए उत्तम उपाध्याय मुख्य वाणिज्य लिपिक जी है, फिगर के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। ये देखिए उत्तम उपाध्याय मुख्य वाणिज्य लिपिक, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या आखिर असुविधा हो रही है। सर लगातार छापेमारी कर रही है, किस तरीके की छापेमारी है और मई और जून का महीना चल रहा है, कितना लोड है रेलवे पे टिकट को लेकर और कितने बड़े पैमाने पे धांधली चल रही है जिसको रोकने में लगातार रेलवे ऊपर हर साल आधार रहता है और सबसे ज्यादा पीक आवर्स आप इसको मान लीजिए मई और जून महीने का रहता है। मई में प्रशासन की सख्ती के द्वारा कई दलाल पकड़े गए, आरपीएफ के द्वारा यात्री को सहयोग करते हैं, प्रशासन अपने तरीके से जितना भी कर सकता है यात्री इसमें कर रहा है। और ये महीना भी देख करके जून का भी लग रहा है कि ये भी ऐसे ही यात्रियों का दबाव रहेगा। सर अभी फिलहाल में किस तरीके का माहौल है और टिकट लेने में कितनी असुविधा हो रही थी? अब चूंकि प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, सहूलियत के लिहाज से देखा जाए तो लगातार टिकट निकल रहे हैं। अब लोड और आम जनता को कितने हिसाब से टिकट और बंटवारे टिकट दिया जा रहा है, क्या सिस्टम इसका टिकट लेने का किस तरीके से आप कोई जो रूटीन है आप लोग बनाते हैं? सिस्टम हमारा तरीके है कि यात्रियों के लिए टोकन के लिए अलग से खिड़की उपलब्ध कराई गई है, तो मैं समय से जैसी उनकी आवश्यकता होती है उस हिसाब से आते हैं और वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। सुबह 7:30 बजे जिस तरह लोग खड़े पाए जाते हैं उसी तरह उनको टोकन वाले किया जाता है और उसी क्रम अनुसार इस तरह से किया जाता है। फिलहाल में सर मई में और अब जून है, तब तक ये रेलवे का लोड और वाराणसी में खासतौर से लोड कम होने की आशंका संभावना जताई जा रही है कि लोड कब तक कम हो सकता है? जहाँ तक हमारा अनुभव करता है ऐसे जुलाई पहले से और ये जो बिजनेस कार्रवाई हो रही है जिसपे किस तरीके से लगा पकड़े जाएंगे, दलालों की एक रैकेट चल रही है बनारस से लगातार बिजनेस और आप लोगों द्वारा शिकायतें भी जारी की जा रही है काउंटर पे के नाम पे बिजनेस पब्लिक के नाम पे दलालों की जो लाइन लगी रहती है, कैसे इनकी फिनांस करते हैं आप लोग, कैसे सूचना देते हैं? हम लोग यात्रियों से साधारण पूछताछ करते हैं। टिकट बनाने से पहले आईडी द्वारा चेक किया जाता है कि सही व्यक्ति टिकट ले रहा है या वो जिसका टिकट बनवा रहा है उसके घर का है, परिवार का है या किसी संबंधी का है, ये सब तरीकों से पता किया जाता है। तो देखिए ये प्रधान मुख्य लिपिक थे और लगातार ये लोग विजिलेंस को खुद सूचना दे रहे हैं ताकि जो दलाल है, जो रैकेट चल रही है, टिकटों पे जो दबाव है, पब्लिक को ठीक तरीके से टिकट ना मिल पाए, उसमें सहूलियत हो, इसके लिए लगातार रेलवे के कर्मचारी खुद इसकी कवायद कर रहे हैं वाराणसी में प्रधानमंत्री के क्षेत्र में और अब नियंत्रण में स्थिति धीरे धीरे आ रही है। जी बिल्कुल, लेकिन अभी नियंत्रण में स्थिति आ रही है जिस तरह से आपने बताया, लेकिन इससे पहले की बात कर ले तो टिकट काउंटर्स पे बहुत ज्यादा लोड होता था और जो यात्री टिकट खरीदने काउंटर पे आ रहे थे उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, तो इससे पहले क्या प्रशासन ने इस मामले में कोई संज्ञान लिया है या स्थिति को बेहतर बनाने की क्या पहले कोशिश की गई थी? देखिए रेलवे के अधिकारियों से तमाम हम लोगों ने बात की और उनका कहना है कि लगातार सहूलियत जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। उसके साथ साथ जो विजिलेंस टीम है लगातार वो पेट्रोलिंग कर रही है ताकि जो दलालों की रैकेट है, जो दलाल घूम रहे हैं उन पे अंकुश लगाया जा सके और सहजता से आम जनता को जो रेलवे की सुविधा है वो मिलती रहे, टिकट में किसी प्रकार की समस्या ना हो। उसके साथ साथ जो मुख्य लिपिक थे अभी उनसे भी हमने बात की तो उनका स्पष्ट है कि इस तरीके से हम लोग आइडेंटिटी एक बार करते हैं ताकि सही व्यक्ति टिकट ले रहा है कि नहीं और क्या वो दूसरे का टिकट तो नहीं कर रहा है। जो व्यक्ति टिकट ले रहा है उसकी आईडी और आइडेंटिटी के आधार पर टिकट का वितरण किया जा रहा है। जी बिल्कुल, चलिए ठीक है धर्मेंद्र, आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों का। हाथरस में आचार संहिता के बाद जिलाधिकारी अर्चना वर्मा ने किया फेरबदल, चारों तहसीलों के उप जिलाधिकारियों का किया फेरबदल। आजमगढ़ में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, चिकित्सालय से बच्ची को चोरी करने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
स्मार्ट सिटी अलीगढ़ में भीषण गर्मी के चलते पेयजल, बिजली और गंदगी से परेशान लोग, महिलाओं सहित बेरोजगार मजदूर, किसान यूनियन के लोगों ने किया जमकर प्रदर्शन। कानपुर देहात में समस्या का निस्तारण न होने से पीड़ित परेशान, तहसील में किया आत्महत्या का प्रयास। मिर्जापुर में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर युवक की हुई मौत, परिजनों ने 4 नेताओं के खिलाफ कराया मुकदमा दर्ज। नेताओं ने कहा सभी आरोप है झूठे। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव, ग्रामीणों में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल की करी शुरुआत। मिर्जापुर में पुलिस टीम ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, 2.5 करोड़ की हेरोइन भी की है बरामद। अलीगढ़ में शॉर्ट सर्किट के चलते पीआरवी 760 पुलिस जीप में लगी आग, पुलिस कर्मियों ने कूदकर बचाई अपनी जान। इटावा में बीजेपी पार्टी दफ्तर पर मनाया गया जश्न, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए जाने पर की गई आतिशबाजी। मुजफ्फरनगर में बेटा बना लेफ्टिनेंट, गांव खरड़ का किया नाम रोशन। सचिन शर्मा लेफ्टिनेंट के पद पर ग्रुप ए कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में हुए नियुक्त। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और भी खबरों के साथ।